So today we are taking up Bohr model. लिखिएगा बेटा, Bohr's model. It is applicable to hydrogen like, that is single electron species. So we can use this model for hydrogen He1 positive, Li2 positive and beryllium 3 positive ions. बेटा बोहर मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर लगता है, ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा नेचुरली अकरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। थ्योरेटिकली वी क्रिएट हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। हाउ यू कम टू नो किस पर लगाना है? किसी भी आयन पे लगा सकते हैं जिस पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 1 पॉजिटिव मतलब एक रह गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 2 पॉजिटिव 1 रह गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 3, 4, तो 3 निकाल दिया 1 रह गया। देखिए इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in fixed circular orbits known as stationary state. Stationary state means energy of electron in these orbits does not change till they are present in these orbits. बेटा एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेशनरी स्टेट। टीचर्स आस्क अस व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी स्टेट? व्हाई बोहर सेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्टेशनरी स्टेट? स्टेशनरी स्टेट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी स्टेट इन बोहर मॉडल, इट मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है वो एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है जी। इट इज अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, बट इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी डज नॉट चेंज। ये ब्रेक थ्रू था बोहर का रदरफोर्ड मॉडल से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैट कह सकता है हाउ चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ स्टेशनरी स्टेट, बट वी आर नॉट कंसर्न विद इलेक्ट्रोस्टैटिक हियर, वी आर कंसर्न विद बोहर मॉडल। बोहर ने कहा मैं जिन ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी रहती है, कांस्टेंट रहती है। लिखिए आगे, इन दीज ऑर्बिट्स electron is permitted only in those orbits where energy and angular momentum
are quantized. Quantization means definite discrete values which can be obtained by using whole number value of n, that is ऑर्बिट. बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर किसी जगह नहीं होगा, ये वैल्यू वहीं पर परमिटेड होगी जहां n होल नंबर आ जाए. हेयर z इज एटॉमिक नंबर, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो इलेक्ट्रॉन परमिटेड नहीं है. इलेक्ट्रॉन वहीं पर परमिटेड होगा जहां पर ये वैल्यू होल नंबर आएगी. माई कंसर्न राइट नाउ इज n. ई नॉट बाद में समझाता हूं. हमने कहा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी दीज ऑर्बिट विच इज सेड टू बी स्टेशनरी स्टेट और क्वांटाइज स्टेट मस्ट हैव क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स mvr मस्ट बी nh अपॉन 2π. इन दोनों ही फॉर्मूले में n होल नंबर होना चाहिए. ये बोहर की क्वांटाइजेशन है. बोहर ने अपने सभी फॉर्मूले में जो नॉट यूज किया है वो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए किया है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इसकी एक सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू है -13.6 eV पर एटम. राइट. तो जब बोहर कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो स्टेशनरी स्टेट में रहता है. ऐसी स्टेट जहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं होना है, यहाँ पर एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल नंबर मल्टीपल आना है. चाहे एंट्रेंस हो चाहे स्कूल हो, इम्पॉर्टेंट है इन दोनों फॉर्मूलाज में n मस्ट बी होल. स्कूल पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, एंट्रेंस 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा विच वैल्यू इज परमिटेड, विच वैल्यू इज नॉट परमिटेड. जिसमें n फ्रैक्शनल आ जाए नॉट परमिटेड, n होल नंबर आ जाए परमिटेड. क्लियर है? देखिए आगे. इलेक्ट्रॉन moves to higher orbits by absorbing energy and lower orbits by releasing energy. First orbit is known as ground state, and higher orbits as excited states. In ground state, electron can only absorb energy. Energy absorbed or released is equal to energy difference between different orbits. So delta E is equals to E of n2 minus E of n1, where n2 is
higher orbit, n1 is lower orbit. बच्चे यहाँ पर एक ही गलती करते हैं, n2 को फाइनल और n1 को इनिशियल मान लेते हैं. n2 और n1 इनिशियल और फाइनल नहीं है, हायर और लोअर है. डेल्टा ई की वैल्यू सेम आनी है, चाहे रिलीज हो रही है चाहे एब्जॉर्ब हो रही है. सिर्फ आपने ये देखना है कि n2 हायर है, n1 लोअर है. आपके पास जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई वो कांस्टेंट आएगा. अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, ये लिख लिया, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो भी आप डेल्टा ई E2 माइनस E1 करेंगे. अगर वो सेकंड से 1 पर आ रहा है तो भी E2 माइनस E1 करेंगे. राइट. अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मेरे पास लेट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, दैट इज माइनस 1.5 EV अप्रॉक्सीमेटली. सो डेल्टा ई विल बी E3 माइनस E1 माइनस 1.5 माइनस 13.6, दैट इज 12.1 EV. मैं कहूँगा 12.1 EV released when electron jump from 3 to 1, 12.1 EV absorbed when electron move from 1 to 3. तो इलेक्ट्रॉन 1 to 3 जा रहा है तो भी मैं 3 माइनस 1 कर रहा हूँ, और 3 to 1 आ रहा है तो भी मैं 3 माइनस 1 कर रहा हूँ. राइट. सिर्फ मुझे ये ट्रांजिशन देखनी है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है. राइट. इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है लोअर से हायर की तरफ तो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी हायर होगी. जब वो लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी लोअर होगी. इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, डिस्टेंस की एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन जिस डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से घूम रहा है वो उसकी एनर्जी डिसाइड करता है. वो स्टेशनरी स्टेट ही एनर्जी डिसाइड करता है. यही लिखा होगा, कैलकुलेट एनर्जी के एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट. तो आपको E2 माइनस E1 करना है. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट तो E4 माइनस E2 करना है. वैल्यूज हमें याद करनी है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. राइट. जेड और एन क्वेश्चन से ढूंढना है. अगर हाइड्रोजन है तो Z1 है, हीलियम है तो Z2 है, लिथियम है तो Z3 है, बेरिलियम है तो Z4 है. आपके लिए वो सब इसके बाहर नहीं है, सिर्फ जेई एडवांस में बाहर जाता है, बाकी कहीं नहीं जाता. बाकी सभी पेपर हाइड्रोजन से बेरिलियम के बीच में खत्म हो जाते हैं, किसी में नहीं आते. लिखिए नेक्स्ट. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. लिखिए Bohr had given formulae for radius of these orbits and velocity of electron in these orbits. Vn is equals to V naught into Z upon n. Again V naught कोई पूछे तो velocity of electron in first orbit of hydrogen atom. Radius of nth orbit is R naught into n square upon Z. ये फॉर्मूले सारे हमें याद करने हैं.
So radius of orbit and velocity of orbit all has been given to us. Velocity electron की होगी, radius orbit का होगा. So Bohr model was most successful model for hydrogen-like species. It has certain limitation for multi-electron, but hydrogen-like species के लिए आज भी सबसे successful model Bohr ही है. देखिए आगे. Ionization energy. Ionization energy is the energy of electron is the energy required to take electron from its orbit to infinity. So delta E is ionization energy, E infinity minus En. E infinity means E naught upon infinity, anything divided by infinity is 0. So ionization energy is minus of energy of electron in nth orbit. तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपनी ऑर्बिट में है उसका साइन चेंज करते हैं, वही आयनाइजेशन एनर्जी बन जाती है. राइट, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट बोहर मॉडल. तो जब बोहर मॉडल तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर मॉडल की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है. बोहर मॉडल पे क्वेश्चन आएगा किस पर्टिकुलर स्पीशीज पे लगेगा, ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. क्वेश्चन आएगा एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है. तो ई एन इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन, आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछेंगे, ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कितनी एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होनी है. राइट, आपसे पूछा जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है. लिखिए आगे नोट डाल के. ये निकाली तो आपने माइनस ऑफ ई एनर्जी निकाल के साइन चेंज कर दो. बस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ electron in its orbits is negative as energy of electron is 0 at infinity, ब्रैकेट्स में लिखिए मैक्सिमम, and it regularly lose energy when it moves closer to nucleus. Hence, electronic energy is less than 0. That is negative. So हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों है. वैसे उसका अगर हम डेरिवेशन से देखें तो उसकी वजह पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा होना काइनेटिक एनर्जी से है. लेकिन जब हम नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है. सिंपल एक्सप्लेनेशन कहती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है,
और इन्फिनिटी पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू 0 है. इफ समथिंग हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0 देन इट्स वैल्यूज मस्ट बी नेगेटिव. तो जैसे जैसे वो इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के नज़दीक आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज करता जाता है और उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है. सेकंड लिखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is an important application of Bohr model. बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक अलग से आर्टिकल पढ़ते हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का होता है हाइड्रोजन को आपने एक ट्यूब में लिया, उससे एनर्जी जो रिलीज हुई उसका आपने स्पेक्ट्रम स्टडी करना. उस एनर्जी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका बोहर मॉडल. इसलिए बोहर मॉडल से जब आप फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नंबर 2 स्टेशनरी स्टेट, नंबर 3 क्वांटाइजेशन, एनर्जी का नेगेटिव होना, E0, V0, R0 की वैल्यूज, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट एनर्जी कहाँ रिलीज होनी है, कहाँ एब्जॉर्ब होनी है, एंड फाइनली आयनाइजेशन. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे और टॉपिक बन जाते हैं, जैसे आपके काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, डेरिवेशन है. n चेंज कर दूं तो क्या होगा, m चेंज कर दूं तो क्या होगा, z चेंज कर दूं तो क्या होगा. लेकिन जब हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं बोहर मॉडल की, जो लगभग बहुत सारे एग्जाम्स को कवर कर सकता है, तो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो जाता है. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट बोहर मॉडल.